हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं, जिसमें कि आज तारीख है 7 दिसंबर का। तो इसमें हम लोग करंट अफेयर आज का टॉपिक है 4, जिसमें कि पहला टॉपिक है सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो ये शासन व्यवस्था में GS2 में सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप के बारे में, और इसमें GS3 भी आएगा, जिसमें कि वृद्धि एवं विकास, औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर इसमें दूसरा टॉपिक आता है जिसमें कि ये आएगा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, जो कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट जारी किया गया है 2023 का। तो इसमें हम लोग GS2 के बारे में देखेंगे, जो कि सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप है, और इनकी आधारित संरचना के बारे में है। एंड नेक्स्ट है तीसरा। तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे GPS के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में है। तो ये GS3 है, और इसमें हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां क्या है, ये उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो लास्ट हम लोग का रहेगा भारत में एक साथ चुनाव की मांग हो रही है इस समय। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो इसमें है वो, ये भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत आएगा, और इसमें हम लोग संघवाद और सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अब टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर है 7 दिसंबर, और हम लोग यहाँ पर पहला टॉपिक था हम लोग का सहकारी क्षेत्र के विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण। तो इसमें देखिए फिल्म्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे सहकारी क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी PACS, और AIF के बारे में यानी कृषि अवसंरचना कोष, न्यूनतम समर्थन MSP के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय खाद्य निगम, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, और बाजार हस्तक्षेप योजना के बारे में। ठीक है, तो इसमें GS2 से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, और GS3 में वृद्धि, विकास और औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ा जाएगा। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो ये चर्चा में आया है, हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्नदाता भंडारण योजना पर प्रकाश डाला है। इस पहल का उद्देश्य देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता में निरंतर कमी का समाधान करना है। सहकारिता के क्षेत्र में अन्न भंडारण योजना क्या है? तो व्यापक बुनियादी ढांचे का निर्माण, जो कि इस योजना में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां यानी कि PACS के बारे में के स्तर पर विभिन्न कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है, जिसमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानें शामिल हैं। भारत सरकार की मौजूदा विभिन्न योजनाओं के एकीकरण, जिसके अंतर्गत कृषि अवसंरचना कोष यानी कि AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कृषि विपणन अवसंरचना योजना यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ठीक है, यहाँ पर कृषि यंत्रीकरण उप मिशन यानी कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMAM, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना, जो कि इसको हम लोग PMFME के बारे में कहेंगे, और ये है PMKSY यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, और एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH के बारे में। इसमें व्यापक विकास के लिए एक राजनीतिक दृष्टिकोण है। आगे बढ़ते हैं, कार्यान्वयन, साझेदारी और प्रगति। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के बारे में है, और FCI है, आदि के सहयोग से विभिन्न राज्यों के शासित प्रदेशों में प्रायोगिक परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। 13 राज्यों के शासित प्रदेशों में 13 PACS में निर्माण कार्य शुरू हो गया है। प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में शामिल करने के लिए 1711 PACS की पहचान की गई है। कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए समितियां, जिसमें कि सहकारिता मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है, जिसके पास योजनाओं के एकीकरण के लिए दिशा निर्देश जारी करने तथा कार्यप्रणाली को अंकित करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संबद्ध मंत्रालयों एवं विभागों के सदस्यों के साथ एक राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति NLCC को इस योजना के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी का कार्यभार सौंपा गया है।
आगे है, इसके अलावा प्रभावी समन्वय तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर राज्य एवं जिला सहकारी विकास समितियों का गठन किया गया है। किसानों पर प्रभाव, गोदामों की स्थापना का कार्य पीएसीएस द्वारा किया जाएगा, जिससे फसल की उपज का भंडारण करने तथा बाद के फसल चक्रों के लिए लघुकालिक वित्तीयन तक पहुंच की किसानों की क्षमता विकसित होगी। किसानों के लिए सही समय पर उपज के विक्रय अथवा पूरी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर पीएसीएस को बेचने का विकल्प उपलब्ध हो सकेगा, जिससे तत्कालिक बिक्री को नियंत्रित किया जा सकेगा। पीएसीएस स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता की सहायता से फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसान अपनी उपज की गुणवत्ता के साथ अपनी अधिकतम आय प्राप्त कर सकते हैं। खरीद केंद्रों और उचित मूल्यों की दुकानों पीएफपीएस के रूप में कार्य करने वाले पीएसीएस खाद्यान्न की परिवहन लागत में बचत करने में योगदान देते हैं। यह योजना स्थानीय पंचायत या ग्राम स्तर पर विभिन्न कृषि आदानों एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिससे दूर स्थित खरीद केंद्रों पर निर्भरता कम हो जाती है। किसानों को आय के अतिरिक्त स्रोतों का पता लगाने के लिए पारंपरिक कृषि गतिविधियों से परे अपने व्यवसायों में विविधता लाने हेतु सशक्त बनाया गया है। यह योजना भंडारण क्षमता को बढ़ाकर और बर्बादी को कम करके अधिक सुदृढ़ एवं विश्वसनीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को योगदान देती है। अब आता है पीएसीएस यानी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां। पीएसीएस राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों यानी सीएससीबी की अध्यक्षता में अल्पकालिक सहकारी ऋण अवसंरचना की जमीनी स्तर की शाखाएं हैं। अब देखते हैं खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा क्या पहले की गई हैं। तो ये किया गया है कृषि अवसंरचना कोष, जिसमें कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना लागू किया गया, इसमें कवर किया गया है। प्रधानमंत्री आय अन्नदाता आय संरक्षण अभियान चालू किया गया है, जिसमें कि मूल्य समर्थन योजना है पीएसएस, और मूल्य कमी भुगतान योजना है, जो कि ये बिक्री मॉडल पर आधारित है। फिर निजी खरीद और स्टॉकिस योजना है, जो कि यह राज्यों के पास तिलहन खरीद के लिए पीपीएस लागू करने का विकल्प है। और है बाजार हस्तक्षेप योजना, जो कि ये बागवानी वस्तुओं की खरीद शामिल इसमें किया जाएगा। और फिर है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, जो कि ये बहुराज्य सहकारी समिति 2002 के तहत एक ही ब्रांड के नाम से तहत उन्नत बीजों की खेती उत्पादन तथा वितरण के लिए व्यापक अम्ब्रेला योजना चालू किया गया है। तो देखिए, इससे संबंधित प्रीलिम्स से कुछ क्वेश्चन है जो कि 2020 में क्वेश्चन है, ये पीओक्यू है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक ऋण परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक डीसीसीबी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण प्रदान करते हैं। और दूसरा है, डीसीसीबी का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों की निधि उपलब्ध कराना है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल बी सही है, पहला गलत है। और फिर इसी में है 2021 का क्वेश्चन है, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उनका पर्यवेक्षण और विनियमन राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है। दूसरा है, वे इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं। तीसरा है, उन्हें 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया था। कौन सा कथन सही है? तो इसमें बी सही है कि 2 और 3, पहला वाला गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें अब दूसरा आता है टॉपिक। दूसरा टॉपिक है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 संबंधित है। इसमें हम लोग शहरी नियोजन, शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम बांड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट और शहरी ताप द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये शासन व्यवस्था संबंधित है, जिसमें कि GS2 है। सरकारी नीतियाँ, हस्तक्षेप और आधारित संरचना के बारे में चर्चा में क्यों आया है। हाल ही में शहरी नियोजन और विकास पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट IIR 2023 जारी की गई है। यह एक व्यापक दस्तावेज है जो देश में बुनियादी ढांचे की योजना, वित्त एवं शासन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। IIR 2023 IDFC फाउंडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर्नाटक लिमिटेड IDEC के इसको कहते हैं, तथा राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA एक सहयोगात्मक प्रयास रहा है। IDEC के कर्नाटक सरकार, IDFC फाउंडेशन तथा HDFC का एक संयुक्त उद्यम है जो सतत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर कार्य करता है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट की विशेषताएं क्या है? तो शहरी चुनौतियों पर फेसगस फोकस। यह योजना शासन स्मार्ट पहल, सार्वजनिक निजी PPP पर ध्यान दिया गया है, पार्टनरशिप पर प्राइवेट।
योजना तंत्र की समीक्षा है जो कि आवास योग्य और मलिन बस्तियों को उद्भव के योगदान के लिए बढ़ाया जाएगा। और है लो फ्लोर स्पेस इंडेक्स और अव्यवस्थित शहरी विस्तार, जो कि शहरी विस्तार को फ्लोर एरिया अनुपात में रेखांकित किया जाएगा। फिर है लो फ्लोर स्पेस इंडेक्स, तो इसमें है एक भूखंड पर अधिकतम स्वीकार्य निर्माण घनत्व निर्धारित किए जाएंगे। और फिर है एफसीआई को मलिन बस्तियों के निर्माण से जोड़ता है, जिसमें नियोजन त्रुटियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और है बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के बदले निजी मालिकों से भूमि की पुनर्प्राप्ति पर बल दिया जाएगा। फिर है शहरी और स्थानीय निकायों का वित्तीय प्रबंधन, जिसमें कि शहरी और स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन के विश्लेषण पर प्रकाश डालते हुए वित्तीय स्थायित्व की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में पीपीपी और न्यायपालिका नगर पालिका बंद पत्र को शहरी विकास पहलों के वित्त पोषण के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों के रिपोर्ट में प्रचारित किया गया है। और फिर है पीपीपी की वही शहरी क्षेत्र में पीपीपी की कम भागीदारी देखी गई है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट, तो ये है आईआईआर 2023 में भारत में शहरी विकास की वर्तमान स्थिति पर शहरी विकास एवं नीति पारिस्थितिकी तंत्र के 25 अध्याय शामिल है। वार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाली यह रिपोर्ट बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित समसामयिक विषयों से संबंध विधिक, राजकोषीय, विनियामक, तकनीकी, सामाजिक तथा वैचारिक पहलुओं की पहचान एवं विश्लेषण करने में सहायक रही है। यह शहरी नीति तैयार करने में शामिल लोगों के साथ साथ भारत के बुनियादी ढांचे व शहरीकरण के विकास में रुचि रखने वाले जैसे नीति निर्माताओं, निवेशकों, शिक्षाविदों, फाइनेंसर एवं बहुपक्षीय एजेंसियों के लिए एक अमूल्य संसाधन है। भारत में वर्तमान शहरी परिदृश्य क्या है? तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसके विकास को शहरों से गति मिलती है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में शहरों का योगदान 66% है। वर्ष 2050 तक यह संख्या बढ़कर 80% होने वाली है। अब शहरी विकास से जुड़े कुछ पहले हैं जो कि स्मार्ट सिटी हैं, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, हृदय योजना का आकांक्षी जिला कार्यक्रम, अटल शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमूर्त, जिसको बोलते हैं अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और नव प्रवर्तन एकीकरण और सतत शहरी निवेश 2.0, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप और आत्मनिर्भर भारत। तो अब आगे आता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि जीपीएस जिसको कहते हैं। तो ये संबंधित है साइंस एंड टेक से, जिस थ्री में हम लोग पढ़ेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। क्यों चर्चा में आया है? तो ये जीपीएस कुछ रोजमर्रा की प्रौद्योगिकियों में से एक है जिसने नागरिक, सैन्य, वैज्ञानिक और शहरी क्षेत्रों पर क्रांतिकारी प्रभाव डाला है। इसने किसी स्थान को लेकर हमारी समझ, ज्ञान को फिर से परिभाषित किया है तथा वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, यानी कि जीपीएस क्या है? तो वर्ष 1973 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए जीपीएस में 3 मुख्य खंड शामिल हैं: अंतरिक्ष, नियंत्रण और उपयोगकर्ता। तो अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष खंड का विवरण देते हुए 6 कक्षाओं में 24 उपग्रह वैश्विक कवरेज सुनिश्चित करते हैं, जिससे रिसीवर को एक साथ कम से कम 4 उपग्रहों सटीक स्थिति के लिए एक मूलभूत आवश्यकता के सिग्नल तक पहुंच बनाने, संपर्क साधने की अनुमति मिलती है। फिर सभी 6 कक्षाएं पृथ्वी से 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और प्रत्येक कक्षा में हर समय 4 उपग्रह होते हैं। प्रत्येक उपग्रह एक ही दिन में 2 कक्षाएं पूरी करता है। फिर नियंत्रण रहता है, दूसरा वाला नियंत्रण धरातल आधारित स्टेशनों द्वारा प्रबंधित नियंत्रण खंड वर्ष 2020 में प्रकाशित स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस एसपीएस मानकों का पालन करते हुए उपग्रह प्रदर्शन और सिग्नल की सटीकता सुनिश्चित करता है। आगे आता है उपयोगकर्ता। तो यह उपयोगकर्ता खंड के अंतर्गत कृषि से लेकर सैन्य संचालन से जुड़े विविध क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2021 में विश्व भर में GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डिवाइस की अनुमानित संख्या 6.5 बिलियन थी, जिसके विषय में उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2031 तक यह संख्या बढ़कर 10 बिलियन तक हो सकती है। ये आंकड़े इसके व्यापक प्रभाव को रेखांकित करते हैं। अब आता है जीपीएस की कार्यक्षमता। जीपीएस रिसीवर कुछ आवृत्तियां 50 बिट्स सेकेंड L1 और L2 आवृत्तियों पर उपग्रहों द्वारा प्रदान किए गए रेडियो संकेतों को प्राप्त करता है और उनका आकलन करता है, जो अंतरिक्ष के तीन डायमेंशन एवं समय के एक डायमेंशन में सटीक स्थान निर्धारण में मदद करता है। सटीकता और संशोधन। सटीकता में सुधार लाने के लिए त्रुटियों में सुधार किया गया है, जो जीपीएस गणनाओं की क्षमताओं को दर्शाता है। परमाणु घड़ियों के उपयोग से उपग्रह जीपीएस के लिए समूह की सटीकता को बनाए रखते हैं। ये घड़ियां महत्वपूर्ण है क्योंकि समय के छोटे से भी अंतर से स्थान संबंधी बड़ी त्रुटियां हो सकती हैं। क्या अन्य देशों में GNSS है?
तो कई देश जीपीएस के साथ-साथ अपने अन्य ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम संचालित करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ यानी ईयू, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और यूके हैं। इनमें से रूस का है ग्लोनेस, ईयू का गैलीलियो, चीन का वाइडू सिस्टम वैश्विक है। भारत ने 2006 में अपने स्वयं के भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर विचार किया, जिसे बाद में नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नाम दिया गया। इसके अंतरिक्ष क्षेत्र में 7 उपग्रह हैं, 3 भूस्थैतिक कक्षाओं में और 4 भूतलकाली कक्षाओं में हैं। आगे आता है, तो अगला टॉपिक है भारत में एक साथ चुनाव की मांग है। तो ये जीएस पेपर 2 से संबंधित है। शासन व्यवस्था में संघवाद का है और सरकारी नीतियों में हस्तक्षेप क्यों चर्चा में आया है। तो चुनाव सुधार की दशा में एक कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में 6 सदस्यीय पैनल का गठन किया करके ऐसे गति गति दी, जिससे लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव की व्यवहार्यता की जांच करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक साथ चुनाव क्या है। एक साथ चुनाव पूरे देश में एक ही समय में लोकसभा, संसद के निचला सदन राज्यसभा, विधानसभाओं और नगर पालिकाओं, पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के विचार से संबंधित है। भारत में एक साथ चुनाव का इतिहास। भारत में शुरुआती 4 आम चुनाव में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। वर्तमान में लोकसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के साथ संरेखित है। एक साथ समकालीन चुनाव के लाभ क्या हैं। तो देखिए, इसमें संसाधन में दक्षता होगा और अनुकूलित प्रसाधन होगा, नीतियों की निरंतरता बनी रहेगी, मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी, जवाबदेही में वृद्धि होगी और ध्रुवीकरण में कमी होगी। फिर इसके संबंध चुनौतियां क्या है। तो संवैधानिक संशोधन है, जैसे कि चुनाव को सिंक्रनाइज करने के लिए विभिन्न संवैधानिक अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होती है। फिर कार्यकाल के प्रावधानों के बदलाव, विधायी निकायों का विघटन और विभिन्न चुनाव चक्रों में चक्रों को संरेखित करना पर्याप्त कानूनी चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए 83 का 2 और 85 का 2 और 172 का 1 और 174 के 2 जैसे अनुच्छेद लोकसभा, राज्य विधानसभाओं की अवधि तथा विघटन को नियंत्रित करते हैं। कुछ परिस्थितियों में ये समय से पहले विघटन की अनुमति देते हैं, जिन्हें एक साथ चुनाव के लिए निरस्त करने की आवश्यकता होगी। नोट देखते हैं, देखिए उसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद के बारे में, तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। हम लोग आगे देखते हैं, संघीय शासन संबंधी चिंताएं हैं, जिसमें कि भारत संघीय संरचना में विभिन्न राजनीतिक परिदृश्य वाले कई राज्य शामिल हैं। एक साथ चुनाव की दिशा में किसी भी निर्णय लेने के लिए राज्यों के बीच व्यापक सहमति की आवश्यकता होती है, जिसके विभिन्न राजनीतिक एजेंडे हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन राज्य का विषय होने के कारण संयुक्त रूप से आम तथा स्थानीय निकाय चुनाव कराने में बाधाएं आती हैं, जिसके लिए विभिन्न राज्य विधियों, 28 राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों एवं नगरपालिका अधिनियमों के 56 विधिक प्रावधान में शामिल की बदलाव की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा, इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन यानी कि ईवीएम तथा मतदाता सत्यापनकर्ता पेपर ऑडिट ट्रेल जैसे तकनीकी बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर अद्यतन करने से खरीद रखरखाव तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। उपचुनाव और विधान परिषद, सभी चुनावों को एक साथ करने से उपचुनाव तथा विधान परिषदों के चुनाव बाहर हो सकते हैं, जिससे प्रतिनिधित्व एवं शासन में संभावित अंतराल पैदा हो सकता है। विविध राजनीतिक परिदृश्य, भारत की बहुदलीय प्रणाली में विविध राजनीतिक विचारधाराएं एवं क्षेत्रीय प्राथमिकताएं शामिल हैं। एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी हो सकती है और एवं छोटे अथवा क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। अब आता है एक साथ चुनाव पर विधि आयोग का रुख क्या है। तो एक साथ चुनाव पर विधि आयोग की अगस्त 2018 में जारी मसौदा रिपोर्ट में भारत में एक साथ चुनाव कराने की चुनौतियां प्रस्तावित समाधानों की जांच की गई थी। चुनाव के समन्वय के लिए प्रस्तावित रूपरेखा, चुनावी चक्र को कम करना, 5 वर्षों में 2 बार चुनाव कराने की सिफारिश, एक कैलेंडर वर्ष में सभी चुनाव कराना। यदि एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है तो एक कैलेंडर वर्ष में सभी चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फिर रचनात्मक अविश्वास मत, मौजूदा सरकार के विघटित होने से पूर्व वैकल्पिक सरकार में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए अविश्वास मत को रचनात्मक अविश्वास मत में बदलने की सिफारिश की गई है। आगे आता है त्रिशंकु सभा प्रस्ताव।
इसमें है कि यह उन स्थितियों को हल करने के लिए एक प्रक्रिया का प्रस्ताव करता है जहां किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त नहीं होता है, जिसमें मध्यावधि चुनाव से पहले सबसे बड़ा दल गठबंधन को सरकार बनाने का प्रयास करने का अवसर शामिल होता है। समयबद्ध अयोग्य सिद्ध किया जाना। इसमें पीठासीन अधिकारी को 6 महीने के भीतर अयोग्यता के मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए दल बदल विरोधी कानूनों में संशोधन का सुझाव दिया गया है। फिर अक्टूबर 2023 के अंत में एक साथ चुनाव की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए गठित पैनल ने वर्ष 2029 तक संसदीय और विधानसभा चुनावों को समन्वित करने पर चर्चा के लिए विधि आयोग के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, भारत में एक साथ चुनाव कराने के लिए यह आवश्यक है कि विविध क्षेत्रीय गतिशीलता को जटिलताओं और सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था के बीच समन्वय बनाने हेतु एक संतुलित परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाए। वृद्धिशील कदम हितधारक परामर्श तथा अनुकूलनीय ढांचे एक समकालीन चुनावी प्रक्रिया का मांग प्रशस्त कर सकते हैं, जो प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाते हुए संघीय संरचनाओं की मर्यादा को बनाए रखते हैं। तो देखिए, इस प्रकार ये टॉपिक समाप्त होता है। तो हम लोगों ने 4 टॉपिक कवर किया है, 4 टॉपिक पढ़ा है, जिसमें कि हम लोगों ने पहला सहकारिता के बारे में पढ़ा था, जो कि सहकारिता क्षेत्र के विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना है। ये शासन व्यवस्था में था, जिसमें कि GS2 और GS3 के बारे में देखा, जिसमें सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, वृद्धि एवं विकास, प्रौद्योगिकी विकास था। और फिर दूसरा टॉपिक देखा हम लोगों ने, जिसमें कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट के बारे में था, जो कि 2023 का था। इसमें शासन व्यवस्था, GS2, सरकारी नीतियां, हस्तक्षेप, इसमें भी देखा था। और फिर तीसरा टॉपिक था GPS के बारे में, जो कि ये साइंस एंड टेक से था। तो ये GS3 था, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां था। फिर चौथा था भारत में एक साथ चुनाव की मांग, जो कि इलेक्शन के बारे में था। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा, ये GS2 से संबंधित था। तो इसमें सरकारी नीतियां, हस्तक्षेप और संघवाद के बारे में पढ़ा था। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।